हेलो बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर किस तरह से इक्वेशंस लिखते हैं, किस तरह से मोमेंटम की इक्वेशन लिखते हैं, किस तरह से काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं और कैसे कई सवाल अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर करें तो हमें नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और कई बार सवाल आसान भी हो जाता है। ये हमने लगभग 2.25 घंटे की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो वाला वीडियो भी है, आपने उसको भी देख ही लिया होगा। बट वो वाली क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी और अदरवाइज बड़ा मैं उसमें 2 एग्जाम्पल और कराने वाला था, तो मैं आज की क्लास के अंदर 2 एग्जाम्पल करा रहा हूँ। किसी बच्चे को पहले से सेंटर ऑफ मास फ्रेम अगर आता है तो बड़े आराम से इस बात को समझ जाएगा, और जिन बच्चों ने पहले से सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़ रखा है उनको तो ऑफकोर्स बड़ा दोनों सवाल आराम से इत्मीनान से देखने चाहिए। सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास फ्रेम ही नहीं, साथ साथ में बेटा पूरी जो मैकेनिक्स है उसका अच्छा खासा रिवीजन भी इसके अंदर रहेगा ही रहेगा। आरबीडी से पहले वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हो सारे के सारे बेटा इन 2 सवाल के अंदर आ ही जाएंगे, तो मैं इनको डिस्कस कर लूँगा। मैं लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि जो बेटा कैट्स और एबीसी के प्लान को फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ना तो मुझे बता सकते हैं, तो मेरे पास काफ़ी सारे टॉपिक आ गए हैं एंड जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा एडवांस तक बेटा मैं सारे सारे टॉपिक आपको लगातार कराता ही रहूँगा, ठीक है। फिर भी कोई बच्चा और कोई टॉपिक के लिए बोलना चाहे तो दे आर फ्री टू आस्क फॉर दैट। हाँ, ये वाला सवाल बेटा मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा, मैंने क्लास के अंदर पहले भी करा रखा था, लेकिन क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ जब रस्सी वर्टिकल होगी ना उस टाइम पर रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो हमने निकाली थी और उसका शायद आंसर 14 mg आया था। अब बेटा हम कोई एक जनरल एंगल थीटा जब रस्सी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस टाइम पर रस्सी में टेंशन कितनी होगी वो डिस्कस करेंगे। सिचुएशन क्या है सुनिएगा। हमारे पास ये सारा का सारा बेटा एक वर्टिकल प्लेन है, इसके अंदर आपके पास ये एक स्मूथ वायर है। बेटा ये जो वायर है ना ये बड़ा आपका स्मूथ है, इसके अंदर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। इस वायर के अंदर एक एम मास की बड़ा बीड है, बड़ा बीड मान लीजिए है ना, रिंग मान लीजिए, वो बड़ा इसके अंदर इस तरह से, मतलब ये जो तार है इसके अंदर बीड इस तरह से एम्बेडेड है। बीड का जो मास है वो हमारे पास एम है। ऑफ कोर्स बड़ा एम जी लगेगा नीचे की तरफ, उसको बैलेंस करने के लिए जो तार होगा ये ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा देगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर एक मासलेस स्ट्रिंग है, बड़ा इस मासलेस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपके पास एल है और दूसरे कॉर्नर पर 2m मास का पार्टिकल अपन ने बांध रखा है। m मास बड़ा इस बीड का है, 2m मास इस पार्टिकल का है। कुल मिलाकर बड़ा हमारे पास इतना सा अरेंजमेंट है। शुरुआत में जब ये रस्सी हॉरिजॉन्टल थी ना उस टाइम बड़ा मैंने इस पार्टिकल को रिलीज कर दिया। जैसे बड़ा रिलीज कर दिया ऑफ कोर्स बड़ा ये वाला पार्टिकल तो ऐसे नीचे आएगा और बड़ा बीड ऑफ कोर्स आपके पास ऐसे आगे आएगा। ये वाला सवाल बेटा अगेन मैंने पूरे लेक्चर के अंदर बड़े बड़े आराम से एक्सप्लेन कर रखा है, मैं उस सवाल पे नहीं आ रहा, मैं एक जनरल स्पेसिफिक सवाल पे आ रहा हूं। और वो स्पेसिफिक सवाल क्या है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जब रस्सी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना लेगी उस टाइम पर रस्सी में टेंशन कितनी होगी। अगेन बेटा सोचने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, काफी सारी बातें हो सकती है, बट मैं स्पेसिफिकली ये एंगल थीटा सॉल्व करना चाहता हूं। तो चलिए बेटा बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस बीड को देखूं, बेटा ये रही बीड, इसके पास बेटा फिर हमारे पास ये रही एल लेंथ की रस्सी। ये रस्सी शुरुआत में आपके पास हॉरिजॉन्टल है और ये हमारे पास 2m मास का पार्टिकल रहा। इस पूरे अरेंजमेंट को अगर देखें तो कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले बेटा इस पर नीचे की तरफ mg, इस पर नीचे की तरफ 2mg, और रस्सी में टेंशन भी होगी, जो टेंशन बेटा इसमें ऐसे होगी बेटा वही टेंशन इस पर ऐसे होगी, ठीक है। ये बीड नीचे जाना चाहेगी तो बेटा जो तार जिसमें फंस रखा है वो तार इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा देगा, फ्रिक्शन वगैरह बेटा ऑफ कोर्स कोई ऐसा नहीं होगा। ये तो डायग्राम बेटा शुरुआत में है, बाद में अगर देखोगे तब भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सॉरी तब भी बेटा आपके सारे के सारे जो फोर्सेस हैं कुछ कुछ ऐसे ही होंगे। थोड़ी देर बाद में आपका बीड जो होगी वो कुछ कुछ ऐसे पहुंच जाएगी, रस्सी बेटा आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगी और आपका 2m मास का पार्टिकल यहां कहीं आ जाएगा। अगेन सिचुएशन बड़ा काफी हद तक वैसी है। इस पर नीचे की तरफ mg है, इस पर नीचे की तरफ 2mg है, यहां पर बड़ा टेंशन T है, यहां पर टेंशन T है और ये एंगल यहां से बड़ा लेट से आपके पास थीटा है। ये नीचे ना गिरे इसलिए तार बड़ा इस पर ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल लगा देगा, ठीक है। ये एक तरह से हमारे पास डायनेमिक्स का एक बार सिचुएशन इस तरह से।
मोशन की अगर बात करें तो बड़ा ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन है। ये जो रिंग है बड़ा, ये कुछ कुछ ऐसे ऑसिलेटरी मोशन टाइप करेगी, ठीक है, ऐसे एक बार यूं आएगी बड़ा, फिर एक बार यूं आएगी, ऐसे ऐसे लगातार कोई ना कोई ऑसिलेटरी मोशन लगातार ये करती चली जाएगी। ये जो 2m मास का पार्टिकल है, ग्राउंड फ्रेम से इसका मोशन आसान नहीं है, टफ है। हाँ ये जरूर है कि ये 2m मास जो ना, ये इस m मास की बीड के रेस्पेक्ट में हमेशा ही सर्कुलर मोशन करेगी, क्योंकि दोनों के बीच में बाय स्ट्रिंग कंस्टेंट डिस्टेंस बड़ा आपके पास l रहेगी, तो इसके मोशन में इसका मोशन सर्कुलर है। और ये अपने आप में एक तरह का हिंट है कि हमें अगर टेंशन निकालना है तो ऑफ कोर्स उस सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स की इक्वेशन अपन लोगों को लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सारे के सारे फोर्सेस अगर देखो, mg 2mg नॉर्मल, यही एक्सटर्नल फोर्स है। टेंशन तो बड़ा ऑफ कोर्स सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ही सिस्टम के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है, ना ही सिस्टम के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता। वो कैसे मूव कर सकता है? वर्टिकल में कर सकता है। वर्टिकल में बड़ा करेगा ही। ये वाला पार्टिकल बड़ा अगर यूं आएगा, ये वाला पार्टिकल बड़ा नीचे आएगा। दोनों में से अगर एक पार्टिकल अगर नीचे आ रहा है और दूसरा वाला पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में अगर मूव कर रहा है, तो सेंटर मास तो शुरुआत में नीचे आएगा। तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा बड़ा कहां पर होगा? ये अगर m मास है और अगर ये 2m मास है, सेंटर ऑफ मास बड़ा ऑफ कोर्स 2m मास के नजदीक होगा। मास का रेशियो अगर 1:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो 2:1 होगा। यहां से यहां तक की बड़ा डिस्टेंस आपके पास 2l/3 आ जाएगी, और ये डिस्टेंस बड़ा मेरे पास इस तरह से l/3 आ जाएगी। ये आपका सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ ऐसे वर्टिकली मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, टोटली फाइन। अब हम एक बार टेंशन निकालने के बड़ा क्या डायनेमिक्स वगैरह की इक्वेशन है वो हम आराम से बड़ा इत्मीनान से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, थोड़ी देर बाद में लेट से बड़ा सिचुएशन कुछ कुछ ऐसी है कि आपके पास ये तार बड़ा जो फिक्स्ड वाला तार है बेटा, वो ये हमारे पास बड़ा जो बीड है वो लेट से बड़ा चलते चलते इधर की तरफ आ गए। जो रस्सी है स्ट्रिंग जो है वो लेट से बड़ा आपके पास कुछ कुछ ऐसे होगा, एंड ये आपका 2m मास। 2m मास जो है उस पर ऑफ कोर्स नीचे की तरफ 2mg लग ही रहा है। इस टाइम पर बेटा ये वाला जो एंगल है, लेट्स बेटा दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। ठीक है, मुझे इस टाइम पर रस्सी में टेंशन निकालनी है। तो सिचुएशन क्या है देखते हैं। लेट्स से है ना, इसके पास वेलोसिटी इस तरफ u है। अब हम क्या जानते हैं? मुझे पता है कि इस बीड के रेस्पेक्ट में 2m मास का मोशन सर्कुलर है, और वो भी ऐसे, ठीक, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में 2m मास के पास बड़ा कोई ना कोई वेलोसिटी ऐसी होगी जो ऑफ कोर्स बड़ा जो रेडियस वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर में होगी। लेट्स से दिस कम्स आउट टू बी v, this is of course going to be 90। ध्यान रखना, this v is not with respect to ground, this is v is of course with respect to the bead। this is बड़ा with respect to bead। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी निकालनी होगी तो ऑफ कोर्स बड़ा मुझे इसके अंदर बीड की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। बीड के पास वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में u है, तो इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी वो इस u और v का रिजल्टेंट होगा। टोटली फाइन, यहां तक बड़ा मामला बिल्कुल क्लियर सही है। हमारे पास बेटा जो मुझे अगर टेंशन निकालनी तो बेटा मुझे डायनामिक्स की इक्वेशन चाहिए होगी। रस्सी बेटा इस तरफ, टेंशन T, ये बेटा मेरे पास रस्सी इस तरफ, टेंशन T। ठीक, अगर टेंशन T है तो इस बीड के पास सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। इसके पास बेटा इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। टी के बेटा दो कंपोनेंट है, इधर की तरफ टी कॉस थीटा, इधर की तरफ टी साइन थीटा। टी साइन थीटा और mg को नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा। ऊपर की तरफ बेटा नॉर्मल लग रहा होगा। टेंशन के बेटा दो कंपोनेंट आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। मेरे पास इधर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा, इधर की तरफ आएगा टी साइन थीटा। नीचे की तरफ बेटा मेरे पास mg भी है। ऑफ कोर्स बेटा टी साइन थीटा प्लस mg की जो वैल्यू है वो नॉर्मल को बैलेंस कर रही होगी, और इस टी कॉस के कारण इस पूरी की पूरी रिंग के पास इधर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन रहा होगा। लेट्स से इसके पास एक्सेलरेशन है इधर की तरफ a, जिसकी वैल्यू बड़ा मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं टी कॉस थीटा अपॉन m। परफेक्टली फाइन। अब मेरा मन क्या है? मेरा मन ये है कि मैं इस पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाऊं, है ना, और टेंशन की वैल्यू निकालूं। देखो यार, है ना, इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा है? सर्कुलर।
और इसके रेस्पेक्ट में इसका सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी बेटा वो कितनी है v। तो मेरा मन इस तरह से है कि इधर की तरफ फोर्स इज इक्वल्स टू इसका मास इंटू इधर की तरफ एक्सलरेशन, दैट इज ऑफ कोर्स v स्क्वायर अपॉन रेडियस। ये प्लान है। लेकिन इसमें फोर्स कौन से हैं मेरे बच्चे बोलेंगे सर, एक तो टेंशन है, एक mg है। mg बेटा दिखा देता हूं, mg मेरे पास नीचे की तरफ ऐसे 2mg, थोड़ा बड़ा एंगल और फिट कर दूं। ये आपके पास बेटा हॉरिजॉन्टल, सो बेटा ये आपके पास ये रस्सी के अलोंग, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल आल्सो कम्स आउट थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा। ये इसलिए बेटा कि मैं, है ना, अब मुझे पता है कि इसके रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी अगर v है तो अंदर की तरफ कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, एंड दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन रेडियस। इसके रेस्पेक्ट में उसकी बेटा ऑफ कोर्स रेडियस इज l। एक चीज और मिस हो रही है, वो क्या कि जहां से आप इस पर न्यूटन ऑफ द मोशन लगा रहे हो वो अपने आप में खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है तो हम सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगाते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज सूडो फोर्स। इसका खुद का एक्सेलरेशन अगर राइट में है तो यहां पर बैठकर अगर इस पर न्यूटन ऑफ द मोशन लगाऊंगा तो सूडो फोर्स दिखाऊंगा मैं लेफ्ट, और सूडो फोर्स की वैल्यू होगी इसका तो मास दैट इज 2m मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सेलरेशन है t cos थीटा अपॉन m से m कैंसिल, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 2t cos थीटा। अब डायनामिक्स की इक्वेशन मेरे को बढ़िया से दिखना स्टार्ट हो गई है। देखना, इस पार्टिकल पर इधर की तरफ फोर्स है, एक तो टेंशन, दूसरा है इस 2t cos थीटा का भी cos थीटा, बिकॉज इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू थीटा, तो 2t cos थीटा का भी cos थीटा, तो दैट कम्स आउट टू बी 2t cos स्क्वायर थीटा माइनस बेटा एक 2mg का कंपोनेंट पीछे की तरफ आएगा, वो कितना आएगा, अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 2mg का साइन थीटा, माइनस 2mg का साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास, बेटा मास है 2m, एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इधर की तरफ है v स्क्वायर अपॉन l। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहां से बात बनेगी नहीं, क्यों? क्योंकि सिर्फ इस इक्वेशन से बात थोड़ी बनेगी, v तो मुझे पता ही नहीं है, v तो बड़ा मुझे निकालना पड़ेगा ना। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर v निकालने के लिए आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स है ना वो ऑफ कोर्स है ना उसका वर्डन तो जीरो है ना, टेंशन का नेट वर्डन ऑफ कोर्स जीरो आएगा, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ग्रेविटी बचा, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स, हम बड़ा आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, उससे शायद हमारा v आ जाएगा। हालांकि उस इक्वेशन में हो सकता है बड़ा u भी आए, बट ठीक है उसको मैनेज कर लेंगे कैसे न कैसे करके। तो चलिए बड़ा इस u को और v को निकालने के लिए हम एक बार टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाते हैं। लिखता हूं बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये m मास का पार्टिकल तो जिस हाइट पे पहले था उसी हाइट पे अब है, लेकिन ये 2m मास का पार्टिकल कुछ डिस्टेंस नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया, अगर ये l है, ये एंगल थीटा है, तो मेरे ख्याल से l साइन थीटा नीचे आ गया। तो पूरे सिस्टम के द्वारा जो लोएस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी इज 2m मास का पार्टिकल कितना नीचे आ गया, l साइन थीटा। इट शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो। अब बेटा फाइनल लिखनी है, बस फाइनल लिखनी है। फाइनल आप कैसे भी लिख सकते हो बेटा, मेरे पास वही वाला प्लान जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा सिखाया था कि जब भी आपके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो एक स्टाइल और है, वो स्टाइल क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लिख सकते हैं, है ना, हाफ पूरे सिस्टम का मास 3m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा हाफ रिड्यूस्ड मास मल्टीप्लाइड बाय दोनों पार्टिकल्स के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। ये लिखने की स्टाइल है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। वो कैसे आएगा, पहले हमें इस बात से कन्विंस होना पड़ेगा कि जो भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही आ सकती है। सेंटर ऑफ मास का तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास का तो वर्टिकल डायरेक्शन मोशन है, तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास के पास वर्टिकल में आएगी। ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट पे थे, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है।
एक्सटर्नल फोर्स जो भी है पूरे सिस्टम पर, एम जी नॉर्मल, ये सारे के सारे वर्टिकल में है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वर्टिकल में होगा। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर ना तो इनिशियल वेलोसिटी है, ना हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स है, ना हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास के पास, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ ही नहीं सकती। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी और हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी, जीरो, इसके पास तो सारी हॉरिजॉन्टल में ही है, प्लस 2m मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन। नजर आ रहा है बेटा कि इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है? इस u का तो वर्टिकल का कंपोनेंट है नहीं, इस v का जरूर कंपोनेंट आएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस से थीटा, तो v का कंपोनेंट आ जाएगा वर्टिकल में v cos थीटा। m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बड़ा आराम से आ गया 2 cos थीटा, सॉरी बेटा 2v cos थीटा बाई 3। तो मेरे पास ये टर्म आ गई है हाफ, मैं ऐसे लिख दूं, हाफ इंटू 3m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 9। हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, म्यू कितना होगा? म्यू होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मेरे पास म्यू की वैल्यू, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू आ गई 2m/3। ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी हाफ इंटू 2m/3 इंटू दोनों पार्टिकल के बीच रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। इन दोनों पार्टिकल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी v ही है भाई, u तो दोनों में कॉमन होगी ना, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके पास जो वेलोसिटी v है वही हमारी v रिलेटिव है। चलो बेटा उस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। दैट कम्स आउट टू बी बेटा हाफ से ये कैंसिल 2, बेटा मेरे ख्याल से ये नीचे आ गया 3, बेटा 2 से 2 बेटा आपके पास निपट ही गया। मेरे ख्याल से mv स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो 3 भी कॉमन ले लेता हूं, है ना, m बाहर v स्क्वायर बाहर, बेटा 3 बाहर, यहां तो आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सही चलेगा ना बेटा? एम वी स्क्वायर बाई 3 बेटा बाहर निकाल लिया, और हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई 3 बेटा बाहर निकालते हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 बेटा वहां पर आ गया। ठीक है, 3 बेटा हमारे पास ऐसे बच गया था। ये हमारे पास यहां से मेरे पास m से m गया बेटा, v स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया। v स्क्वायर का एक्सप्रेशन कितना आएगा? 3 ऊपर जाएगा तो 6gl साइन थीटा, 6gl साइन थीटा अपॉन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सही तो लिखा ना? मेरे पास ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। v स्क्वायर की वैल्यू कहाँ काम आएगी? हमें तो टेंशन निकालना था, जो एक डायनेमिक्स की इक्वेशन तो पहले से निकाल चुके हैं, वहां बेटा अपन v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सारा का सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। ये रही बेटा मेरे पास टेंशन की इक्वेशन। यहां से मेरे पास टेंशन आ जाएगा t बड़ा कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2mg साइन थीटा प्लस 2m अपॉन l, बेटा v स्क्वायर अपन ने भी थोड़ी देर लिखा था पहले, v स्क्वायर कितना आया था 6gl साइन थीटा, 6gl साइन थीटा 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये ले बेटा, टेंशन की वैल्यू चाहिए थी, टेंशन मेरे पास बड़ा आराम से आ गया। mg साइन थीटा बेटा कॉमन ले लो, और यहाँ पर बेटा क्या क्या निपटा आपका, l से बेटा l निपट गया, mg साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, mg साइन थीटा 2mg साइन थीटा कॉमन आ जाएगा शायद ना, 2mg साइन थीटा कॉमन आ गया बेटा, अंदर क्या बच गया 1 प्लस बेटा 6 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई है। बेटा कुछ मेरे से मिस हो गया तो चेक कर लेना एक बार ना, शायद बेटा कुछ मिस हुआ नहीं। 2mg साइड कॉमन, यहाँ से 1 बच गया बेटा, 2mg साइड कॉमन बेटा, वहां से फिर 6 बच गया, 6 प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, परफेक्ट। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, और यही अपन लोगों से पूछा था, ये हमारा आंसर आ गया।
हम एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। देखो, जब रस्सी वर्टिकल हो जाएगी ना, है ना, उस टाइम पर टेंशन की वैल्यू 14 mg आएगी। वो सवाल आसान था, वो एक बार पहले कर भी चुके हैं। एक बार चेक करना चाहो, चेक कर सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू 14 mg ही आ रही है क्या, टेंशन सॉरी थीटा को अगर मैं 90 डिग्री रखूं तो, क्योंकि जब रस्सी वर्टिकल हो जाएगी तब आपका एंगल हॉरिजॉन्टल से तो 90 डिग्री हो ही रहा है। तो एक बार थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करके देखा। जैसे मैंने 10 थीटा को 90 डिग्री पुट किया, मेरे पास आ गया t इज इक्वल्स टू 2 mg। बेटा ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो बेटा 1 + 6 बेटा कितना आ गया 7 डिवाइड बाई बेटा थीटा को 90 रखा तो ये गैप हो गया, नीचे वाला के पास 1 आ गया, तो आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 14 mg। तो टेंशन हमारे पास 14 mg होगी जब हमारी सारे रस्सी वर्टिकल हो जाएगी उस टाइम पर। ठीक है, सारा सवाल मेरे ख्याल से आपको बड़े आराम से इत्मीनान से समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर आपने इस रिंग के रेस्पेक्ट में इस पर डायनेमिक्स की इक्वेशन क्यों लिखी, सेंटर ऑफ मास से लिख दो। लिख सकते हो लेकिन मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो ना उसके पास भी बड़ा ऑफ कोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जैसे इसके पास हॉरिजॉन्टल में उसके पास वर्टिकल में है। और सेंटर ऑफ मास के पास वर्टिकल डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन होगा ना, उसको ऑफ कोर्स ये वाला जो नॉर्मल होगा ना वो भी तो डिसाइड करेगा, है कि नहीं। नॉर्मल थोड़ा वर्टिकल में लग रहा है, तो उसको निकालने के लिए नॉर्मल की इक्वेशन और निकालनी पड़ेगी अपन को, हाँ? तो मतलब उससे इतना कुछ खास फायदा है नहीं। अदरवाइज बच्चा क्या नहीं कर सकता कि इसके रेस्पेक्ट में 2m मास का मोशन भी तो सर्कुलर ही है, ऑफ रेडियस ऑफ कोर्स l/3 लिख सकते हो, बट उसमें नॉर्मल भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी कोई बच्चा अगर ट्राई करना चाहे ट्राई कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस बड़ा अगेन सेम से ही आ जाएंगे, ना थोड़ा देखोगे तो है ना मैच कर जाएंगे। ठीक है, कोई बच्चा अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकता है, बड़ा आंसर तो मैच करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक और सवाल करते बेटा। अगेन अच्छा सवाल है, ठीक है ना, बढ़िया सवाल है। अगेन बेटा मुझे पूरा पूरा सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सारी सारी कहानी बेटा डिस्कस करनी पड़ेगी। ये वाला सवाल बेटा किसी कैट्स के बच्चे ने पूछा था, हालांकि जब डाउट ग्रुप में पूछा था तो ना मतलब पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं फिर बात बताता हूँ। दो आइडेंटिकल बेटा स्मॉल बॉल्स हैं, दोनों का मास बेटा सेम मानना है, ए और बी दोनों का मास सेम है। लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपके पास एल है, बेटा रस्सी है इसकी लेंथ आपके पास एल है, is placed on a frictionless horizontal floor. With what velocity you must the ball be projected? बेटा इस बॉल को ऊपर की तरफ कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं, लीस्ट पूछा बेटा, कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं सो दैट द बॉल ए लीव्स द फ्लोर, कि ये जो बॉल ए ना ये फ्लोर से उठ जाए। अब फ्लोर से उठ जाए तो इसका सीधा सीधा बड़ा मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए, और नॉर्मल फोर्स जीरो मतलब क्या हो गया कि रस्सी का जो ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा ना, रस्सी के टेंशन का जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा वो mg के बराबर हो जाए। ये हमारे दिमाग में सबसे पहले बात तो आएगी। तो जब ये वाला सवाल बड़ा किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने उससे कहा कि यार तुझे क्या लगता है कि ना किस एंगल थीटा पर ऐसा होगा, तो उसने कहा कि सर है ना मेरे को ऐसे इंट्यूटिवली फीलिंग है कि जब मिनिमम अगर यू पूछा है तो ये तब होगा जब सारे के सारे रस्सी आपके पास वर्टिकल हो जाएगी। तो जब रस्सी वर्टिकल हो जाएगी उस टाइम पर अगर किसी ने अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का 90 डिग्री का किसी ने सोच लिया तो उसके लिए सवाल करना बहुत ही आसान है ना। उसके लिए तो बड़ा फिर इक्वेशन बिल्कुल आराम से बनी जाएगी कि सारी की सारी रस्सी आपके पास ऐसे वर्टिकल हो जाएगी और टेंशन जो होगी वो mg के बराबर हो जाएगी और इक्वेशंस बड़ा आराम से इत्मीनान से बच्चा बना लेगा। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि इंट्यूटिवली कैसे मुझे पता है, मुझे इस बात के इंट्यूशंस हैं कि थीटा इक्वल 90 डिग्री पे ही यू की वैल्यू मिनिमम आएगी, तो उसके लिए सवाल करना आसान हो गया। लेकिन इट्स नॉट दैट फ्लैट। अब थीटा इक्वल 90 डिग्री पर आंसर एक्चुअल में आ रहा है वो अलग बात है, बट इंट्यूटिवली हमेशा ऐसा सच हो मुझे ऐसा लगता नहीं। सो मैं जनरल थीटा के लिए सॉल्व करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वो अलग बात है बेटा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे यू की वैल्यू लिस्ट आएगी, बट है ना हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसे कहते कि सर मेरे को तो ना पल्ले पड़ रहा है कि थीटा इक्वल 90 डिग्री पे क्यों हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं जनरल सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अदरवाइज बेटा थीटा इक्वल 90 डिग्री मान कर तो बड़ा आराम से एक दो लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। सो इस सवाल को सोल्व करना मेरा इतना पर्पज नहीं जितना मेरे को ऑफकोर्स उसकी इर्द गिर्द की बातें बताना। सोल्व करना होता तो बेटा ठीक है थीटा इक्वल 90 डिग्री मान लो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपन बड़ा पूरी सिचुएशन को एक बार आराम से इत्मीनान से देखते हैं। ये आपके पास बड़ा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मैं बड़ा दो डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कई बच्चों की बड़ा फीलिंग के लिए कि एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, है ना। मेरे पास ये बड़ा एक पार्टिकल, ये बड़ा हमारे पास दूसरा पार्टिकल, इन दोनों को मैंने बेटा किसी मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे बांध रखा है। और मैंने इस पार्टिकल को ऐसे u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया। m मास इसका, m मास इसका, पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बड़ा ऑफ कोर्स है ना
इन दोनों थोड़ा बिल्कुल बीचों बीच होगा, दोनों का मास सेम है, थोड़ा सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल बीचों बीच होगा ऐसे। यहां के बेटा आपका सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम को देखें तो कौन से फोर्स है, एम जी नॉर्मल, ये तो उठ जाएगा तो नॉर्मल भी नहीं है। खैर जो भी हो, सारे फोर्सेस कैसे हैं, वर्टिकल में है, सरफेस बड़ा स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी भी वर्टिकल में है, और ऑफ कोर्स बेटा सारे के सारे फोर्सेस भी वर्टिकल में है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तो जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये बड़ा ऑफ कोर्स यही, ये जो ना, ये ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। हाँ, दोनों में से अगर एक पार्टिकल ऊपर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स ऊपर जा सकता है, ये वाली बात तो सही है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद सिचुएशन आई थिंक वुड लुक समथिंग लाइक दिस। थोड़ी देर बाद में बड़ा स्थिति कुछ कुछ ऐसी सी हो जाएगी कि ये पार्टिकल बेटा यहां कहीं पहुंच गया, ये बड़ा पार्टिकल आपके पास यहां कहीं पहुंच गया, और दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है बड़ा आपके पास वो यहां कहीं पहुंच। ये मैंने एक जनरल सा डायग्राम बना दिया, सेंटर ऑफ मास बड़ा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल में ही इस तरह से मूव कर रहा है। ये वाला एंगल बेटा मैंने एक बार के लिए लेट्स से कि थीटा बोल दिया है, और ये डिस्टेंस बेटा मेरे पास ऑफ कोर्स l/2 सेंटर ऑफ मास से, ये डिस्टेंस भी बेटा मेरे पास इस तरह से l/2। सेंटर ऑफ मास जो है उसके पास बेटा मैं ऐसे मान लेता हूं कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी है वर्टिकल में ऊपर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी आ सकती क्या बेटा आएगी। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर, बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दिस लेंथ विल रिमेन l/2, तो बड़ा मोशन कैसा पॉसिबल हो सकता है ना, सर्कुलर हो सकता है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी वो ऐसे, लेट्स से दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी u, and this is of course c के perpendicular. This is not the velocity of the particle with respect to ground, this is the velocity with respect to center of mass. मैं लिख देता हूं कि जो u है ना, ये with respect to center of mass, center of mass के रेस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा होगा, अगेन सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका मोशन सर्कुलर ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और वो u ही होगी। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हमेशा नेट मोमेंटम जीरो होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर नेट मोमेंटम जीरो होता है तो जितना मोमेंटम इसके पास इधर की तरफ, उतना मोमेंटम इसके पास इधर की तरफ। इसका और इसका मास सेम है तो ऑफ कोर्स स्पीड भी आपके पास सेम ही है। अगेन बट ऑफ कोर्स दिस एंगल कम्स आउट टू 90। मैं फिर से बोल दूं बेटा, ये जो u है दीज आर विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखना इस पर। यहां तो बड़ा मतलब कूल है ना। मुझे चाहिए क्या, मुझे, मेरा एम क्या है, अब सुनना एम क्या है। एम ये है कि मुझे इस पार्टिकल को उठाना है भाई, मुद्दा तो वही ना बेटा, उस मुद्दे पे आता है तो इस पार्टिकल के मैं एक बार के लिए एफ बी डी अपन एक बार साइड में देख लेते हैं बेटा। ये आपके पास फ्लोर, ये आपके पास बेटा पार्टिकल, आपके पास ये स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में लेट से बेटा आपके पास कोई ना कोई टेंशन है टी, ये बेटा आपके पास कोई ना कोई टेंशन है टी। इस पार्टिकल पर और कौन से फोर्सेस है बेटा, एम जी ऐसे है, एंड ऑफ कोर्स ग्राउंड के द्वारा लगाया गया कोई ना कोई नॉर्मल है ऐसे। आई एम वेरी श्योर कि ठीक है बेटा शुरुआत में नॉर्मल रहा होगा, लेकिन जिस टाइम पर जस्ट उठेगा, मुझसे तो सवाल में ये पूछा ना, सवाल का एम क्या है, सवाल का एम तो ये कि मैं यू कितना रखूं कि हमारे जो ए बॉल है ना वो लीव्स द फ्लोर है, या फिर बेटा फ्लाई ऑफ, इस तरह के शब्द अगर यूज कर रखे हैं, इसका मतलब नॉर्मल आपका जीरो हो गया। और अगर आपका नॉर्मल अगर जीरो हो गया तो इट मींस दैट कि इधर की तरफ टी कॉस्ट है, इधर की तरफ टी साइन थीटा है, इसका मतलब टी साइन थीटा जो है ना वो हमारे पास एम जी के बराबर आनी चाहिए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास पहले इक्वेशन है, ये मेरा काम बन गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करूं है ना, मुझे, मेरे पास टी साइन थीटा एम जी के बराबर आ गया, लेकिन टी भी अननोन है, थीटा भी अननोन है, मुझे टेंशन में एक इक्वेशन और चाहिए होगी। तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर वो इक्वेशन तो बना देंगे, और वो इक्वेशन बहुत ही आसान है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका मोशन भी सर्कुलर, इसका मोशन भी सर्कुलर, तो शायद उसकी इक्वेशन आएगी। लेकिन ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जब मैं इन पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा तो ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मास खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ सूडो फोर्स लिखना भी जरूरी है। सेंटर ऑफ मास का खुद का एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ईजी। सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन निकालना है
तो बेटा पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अपॉन पूरे सिस्टम का मास। जिस टाइम पर ये लीव कर रहा होगा उस टाइम पर इस पर भी mg, इस पर भी mg, पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है 2mg, नॉर्मल तो है नहीं ना उस टाइम पे, अपॉन बेटा पूरे सिस्टम का मास, तो दैट कम्स आउट टू बी जी। सेंटर ऑफ मास का खुद का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। तो चलिए बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं बेटा, सबसे पहले नीचे की तरफ खुद का वेट mg, इस पर बेटा ऑफ कोर्स रस्सी की कोई ना कोई टेंशन, और जैसा कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है नीचे तो सूडो फोर्स आएगा इस पर ऊपर, सूडो फोर्स आएगा इसका मास मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, दैट कम्स आउट बी mg। ऊपर वाला mg बेटा नीचे वाला mg आपका कैंसिल, खत्म है ना। सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ एक इकलौता फोर्स, दैट इज टेंशन, और इस टेंशन के कारण सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बेटा ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑफ रेडियस l/2। इक्वेशन लिखना बड़ा आसान, इकलौता फोर्स टेंशन शुड बी इक्वल टू इसका मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो बेटा वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में u, ओ सॉरी बेटा मुझे यहां पर u नहीं लिखना चाहिए बेटा, u तो इनिशियल थी ना, बेटा एक काम करो इसे v लिख दो यार, मैं इसको v लिख देता हूं, वो बेटा नोटेशन में दिक्कत हुई मेरे से ना, बेटा इसको v लिख रहा हूं है ना, u तो बेटा अपने इनिशियल रखी थी ना, इस टाइम बेटा u थोड़ी, मुझे तो v, हेलो बेटा m v स्क्वायर अपॉन l/2 दैट इज 2 टाइम्स mv स्क्वायर अपॉन l। ये मेरे पास टेंशन में दूसरी इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन से मैं ऑफ कोर्स टेंशन को एलिमिनेट कर सकता हूं, मेरे पास बेटा काफी हद तक मेरा काम बन जाएगा। जैसे बेटा मैंने इस इक्वेशन को यहां पर रखा बेटा मेरे पास आ गया है 2mv स्क्वायर अपॉन l साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। बेटा m से m कैंसिल, बेटा मेरे पास 2v स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू आ गई है lg, मेरे काम आएगी कभी ना कभी। लेकिन ऑफ कोर्स मुझसे बड़ा ये v थोड़ी पूछा है, मुझसे तो इनिशियल वेलोसिटी u पूछिए, तो बच्चा बोलेगा सर इस टाइम की वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को अगर रिलेट करना है तो सर दिमाग में वर्क एनर्जी थ्योरम या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आएगा। ऑफ कोर्स मुझे तो यू निकालना ना, जो इनिशियल वेलोसिटी फेंकी थी वो निकालना है, हम ये वाली v निकाल के बैठे हैं, क्या फायदा भाई इससे, मुझे तो यू निकालना है। तो बच्चे बोलेंगे सर यहां से लेकर यहां तक आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है, नॉर्मल का बेटा वर्डन है नहीं, नॉर्मल आपके पास लग रहा है वर्टिकल में, पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट आपके पास हॉरिजॉन्टल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनिशियल काइनेटिक इसके पास तो 0 और इसके पास ऑफ कोर्स हाफ mu स्क्वायर, बेटा इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में मान ली है 0, शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही आसान है, देख लो ये वाला तो बड़ा उसी हाइट पे है और ये वाला पार्टिकल बड़ा आपका L साइन थीटा ऊपर चला गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई है mgl साइन थीटा। काइनेटिक एनर्जी को अपन स्टाइल से लिखते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी को स्टाइल से लिखते हैं हाफ पूरा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू, बेटा म्यू मतलब बेटा रिड्यूस्ड मास बेटा चेक कर लो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 बेटा m/2 आ जाएगा, इनटू दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, बेटा दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कोर्स कितनी है 2v है। ले बेटा मेरे पास इक्वेशन आ गई हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgl साइन थीटा प्लस m into velocity of center of mass का स्क्वायर प्लस m into v स्क्वायर। ये मेरे पास बड़ा दूसरी इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन है। लेकिन अगेन इस इक्वेशन को लिखने में हम बड़ा एक चक्कर में और फंस गए, क्या यहां पर VCUM आ गया भाई, एक इक्वेशन लिखने में एक दिक्कत हो रहा है कि एक वेरिएबल और आ गया। हम तो चाह रहे थे कि यार बस v और u में कोई रिलेशन आ जाए, मैं यहां पर u को लिख देता, फिर किसी न किसी थीटा के लिए बड़ा उसकी मिनिमम वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर लेता, प्लान तो ये था। लेकिन इस इक्वेशन को लिखते लिखते एक वेरिएबल और आ गया और वो वेरिएबल आ गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अब उसको भी निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए बट अभी तक हमने इस चीज को यूज नहीं किया, इस फैक्ट को यूज नहीं किया
कि इस पार्टिकल के पास अभी तक वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आई है। वर्टिकल डायरेक्शन में इस पार्टिकल के पास अभी तक कोई वेलोसिटी नहीं आई है, इसके बाद आ सकती है अलग बात है, लेकिन इस टाइम तक इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो मुझे पता है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो बड़ा नीचे वाला जो पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में v है। सेंटर ऑफ मास के पास खुद के पास VCOM है, तो इस पार्टिकल के पास जो नेट वेलोसिटी होगी वो बड़ा ऑफ कोर्स VCOM और v का रिजल्टेंट होगी। इस बड़ा ये वाला एंगल अगर आपके पास थीटा है तो बड़ा ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा है। इस v के बड़ा दो कंपोनेंट, इधर की तरफ मेरे पास v sin थीटा, इधर की तरफ बड़ा मेरे पास v cos थीटा। अगर मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल के पास जो भी वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल में है, इसका ना VCOM और v cos थीटा की वैल्यू आपके पास एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो अगली इक्वेशन बड़ा मेरे पास कंस्ट्रेंट की आ गई है कि VCOM इज बेसिकली इक्वल टू v cos थीटा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे ख्याल से अपना काम बेटा बन जाएगा, अब इतनी को खास ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगले पेज पे कर लेता हूं, जिससे अपने नोट्स थोड़े से अच्छे बन जाए। ठीक है, हाँ बच्चों बताइए क्या है बेटा मेरे पास आया एम से बेटा कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, तो मेरे पास जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा क्या 2GL साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, बेटा उसमें लिख सकता हूं v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स बेटा v स्क्वायर। यहां से बेटा मेरे पास v स्क्वायर और u स्क्वायर में मेरा जो रिलेशन था, जैसे बेटा मैं काफी देर से एंटिसिपेट कर रहा था, वो बेटा मेरे पास आ गया। मेरे पास इससे u और v के बीच का रिलेशन आ गया। अब बेटा हमारी जो पिछली इक्वेशन थी बेटा उस वापस है ना बेटा, उसमें मेरे को क्या क्या परेशान कर रहे थे, मेरे पास आया था 2v स्क्वायर L साइन थीटा, मेरे पास क्या क्या आया था 2v स्क्वायर साइन थीटा, 2v स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल्स टू LG। मुझे v स्क्वायर को हटाना है बेटा, हटा दो, मुझे v स्क्वायर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू वी स्क्वायर। बेटा v स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं u स्क्वायर माइनस 2GL साइन थीटा अपॉन 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 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। सही लिखा ना, u स्क्वायर माइनस 2g है ना बेटा, v स्क्वायर के लिए 2 cos स्क्वायर प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट LG। ठीक है, हाँ बेटा मुझे तो u स्क्वायर में इंटरेस्ट बेटा u स्क्वायर में इंटरेस्ट है बेटा, 2 से 2 कैंसिल बेटा, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू LG cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन बेटा साइन थीटा, LG cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बेटा, 2 से 2 कैंसिल अपॉन बेटा साइन थीटा प्लस 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 2GL साइन थीटा। ये बेटा मेरे पास u स्क्वायर की वैल्यू है बेटा। LG जो है बेटा उसको एक बार के लिए बाहर निकाल लो बेटा, मेरे पास बड़े आराम से बन गया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा। ये बेटा मेरे पास u स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, मुझे u स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो बेटा ऑफ कोर्स किसी न किसी थीटा के लिए बेटा इसकी वैल्यू लीस्ट होगी, है ना बड़ा, मुझसे कम से कम पूछा ना, तो किसी न किसी थीटा के लिए बेटा इसकी वैल्यू इज गोइंग टू बी लीस्ट। अब बेटा ये लीस्ट किसके लिए होगी चेक करते हैं, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो, मेरे पास कुछ ना कुछ बेटा ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है ना, ये जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज बेटा व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे पास बेटा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा -2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। बेटा मेरे पास आ गया शायद 2 - 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेटा मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब थीटा की वैल्यू 0 से 90 बात कर रहा हूं बेटा, थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेटा साइन थीटा उतना ही ज्यादा होगा। साइन थीटा जितना ज्यादा होगा डिनोमिनेटर बेटा आपका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तभी बेटा ऑफ कोर्स यू स्क्वायर की वैल्यू तो कम ही होगी, है कि नहीं। साइन थीटा जितना ज्यादा होगा बेटा, बाहर साइन क्या लगा रखा है माइनस, बेटा तो ये वैल्यू भी बेटा उतनी ही छोटी होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा बढ़ने पर, साइन थीटा बढ़ने पर न्यूमरेटर घट रहा है और डिनोमिनेटर आपका बढ़ रहा है। न्यूमरेटर घट रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स बेटा इस यू स्क्वायर की जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो कब होगी बेटा, लीस्ट वैल्यू होगी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। और जैसे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखा बेटा, मेरे पास आ गया यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल जी। बेटा थीटा 90 रखना, 90 रखना बेटा, ये तो गायब, ये बेटा ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ बेटा मेरे पास 1 ही बचा बेटा, यहाँ पे मेरे पास 2 बचा। आई थिंक बेटा यू कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एल जी। ये बेटा अपना आंसर आ गया। आई होप बेटा सारा सारा बड़े आराम से आप इत्मीनान से समझ गए होंगे, इजी लगा होगा बेटा, ठीक है। एंड अगेन इस तरह बेटा कोई और सवाल आएगा तो मैं आपको पूरा पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दूंगा। अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।